Good morning students. This is the online classes conducted by Sturgeon School and College, and I am here to teach you Home Science class 9, chapter 1. This is an introductory chapter, and which is introduces what is a home science, scope of home science, career option of home science. Before starting our topic, we have to know about history of home science. It means ये सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी क्या रिक्वायरमेंट हुई, जो इसे स्कूल कैरिकुलम में भी इंक्लूड किया गया है. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हिस्ट्री ऑफ होम साइंस. होम साइंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द किंग ऑफ बड़ौदा इन 1913. 1913 में फर्स्ट टाइम किंग ऑफ बड़ौदा ने इसकी रिक्वायरमेंट समझी कि हमें ऐसा कोई सब्जेक्ट लाना चाहिए जिससे हम जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, उनका एम्पावरमेंट कर सके, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बना सके. तो उसके थ्रू उन्हें ट्रेन किया जाए, डिफरेंट टाइप की स्किल्स में ट्रेन किया जाए जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो सके, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सके. और आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा कि वुमेन की कंडीशन पहले बहुत ही बैड थी, बहुत पुअर कंडीशन थी. तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ फील की. तो इसका जो फर्स्ट जो इंटेंशन था उस सब्जेक्ट को लाने का, उसका इंटेंशन यही था कि हमें जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, उनको एम्पावरमेंट करना है, उन्हें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, सेल्फ डिपेंड बनाना है. आगे चलकर फ्यूचर में सब्जेक्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए. धीरे धीरे करके ये सब्जेक्ट जो है गर्ल्स के साथ बॉयज़ के लिए भी इम्प्रूव किया गया है. स्कूल कैरिकुलम में बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिसमें बॉयज़ भी बराबर पार्टिसिपेट करते हैं. तो हमें पहले समझना होगा कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग होम साइंस. हम स्टडी क्यों करते हैं, वाई इसकी. तो फर्स्ट है एजुकेट अस अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सोसाइटी. तो फर्स्ट थिंग हमें इस सब्जेक्ट के थ्रू हमारी ड्यूटीज़ जो हैं, हमारी जो राइट्स हैं, जो सोसाइटी के लिए हैं, फैमिली के लिए हैं, और एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे खुद के लिए हैं, उनके बारे में हमें एजुकेट करना. आपने देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे राइट्स मिले हैं, उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं. वैसे ही हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, राइट्स होती हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है बीइंग ए गुड मेंबर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेट अस वेरियस सोशल. सोशल मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी एंड सोशल मीन्स क्या होता है. इट मीन्स आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम जब एक बेबी बॉर्न होता है तो वो स्टार्टिंग के 3 मंथ अपनी मदर को भी सही से पहचान नहीं सकता, पर धीरे धीरे वो उसे अपने जो सराउंडिंग्स में जो मेंबर्स हैं, जो जिससे डेली उसे देखता है, जिससे डेली वो इंटरेक्ट होता है, उन्हें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना, पहचानना, समझता है. फिर जैसे जैसे वो और बड़ा होता है, उसकी जो सोशल की जो गैदरिंग है, जो सोशल क्राइटेरिया है, वो बढ़ता है. उसके फ्रेंड्स, स्कूल कैरिकुलम, टीचर्स, बहुत सारे लोग उसकी जो सोसाइटी में, उसकी जो सोशल गैदरिंग में इंक्लूड होते जाते हैं. सेकेंड है इमोशनल. इमोशंस एक साइकोलॉजिकल वर्ड है. इमोशंस मीन्स फीलिंग. जैसे आपको गुस्सा आता है, ठीक है, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से अटैचमेंट फील होता है, आपको अपनी मदर फादर से अटैचमेंट फील होता है, आपको के साथ कुछ बहुत अच्छा होता है तो आप बहुत ही हैप्पी फील करते हो, या फिर आपके साथ कुछ बैड होता है तो आपको बुरा लगता है. तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये साइकोलॉजिकल हैं, ये हमें दिखती नहीं है, बट हमें किसी एक्ट के अगेंस्ट ही एक रिएक्शन होता है, इसे बोलते हैं इमोशनल. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल मीन्स इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, कैसे वर्क करती है, जिससे हम अपनी बॉडी को अच्छे से जान सकें और उसकी केयर कर सकें. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के अलग अलग यूनिट्स के थ्रू अंदर इसमें स्टडी करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टडी अबाउट अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी कि हमें जैसे जो बच्चे होते हैं वो जैसे बर्थ से लेकर डेथ टाइम तक जो हमारी एज होती है, एक कॉमन पर्सन की एज होती है, उन्हें हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके हम उनकी क्वालिटीज़, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ स्टडी करते हैं. किस एज में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसा ग्रोथ होना चाहिए. इन केस कोई ऐसा बेबी है या ऐसा कोई पर्सन है जिसका डेवलपमेंट उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं. तो आई थिंक उसके बारे में हमें नॉलेज तो होना चाहिए ना कि किस एज में हमें कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टीच अबाउट लाइफ स्किल. ये हमें डिफरेंट टाइप की लाइफ स्किल्स के बारे में टीच करता है. आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैरियर ऑप्शन के बारे में, आप देखोगे कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप की लाइफ स्किल इसमें सिखाई जाती हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैरियर ऑप्शन मिलते हैं, जिसको आप आगे चल के अगर आप चाहो तो एक एज कैरियर ऑप्शन आप इस सब्जेक्ट को आगे कैरी कर सकते हो. नाउ हमारा सेकंड टॉपिक इज पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ होम साइंस. रीज़न क्या है, क्यों हमें इसको स्टडी करना चाहिए. क्योंकि हमारे माइंड में तो एक कॉन्सेप्ट है कि ये गर्ल्स के लिए है, इसमें कुकिंग पढ़ाई जाएगी, इसमें स्टिचिंग पढ़ाई जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं. आजकल इसका बहुत क्राइटेरिया बहुत ही लार्ज हो चुका है. तो पर्पस क्या है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग मैं बताना चाहूँगी कि
इस स्टेटमेंट को सुना होगा कि होम साइंस इज अ ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस। ब्लेंड मीन्स मिक्सिंग, मिक्सर है आर्ट और साइंस का। तो आपने जब हिस्ट्री मैंने बताई तो आपने देखा कि जो पहली बार जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी एज आर्ट सब्जेक्ट ही हुई थी, इसकी स्टार्टिंग का पर्पज ही था डिफरेंट टाइप की स्किल्स को बनाना। पर जैसे जैसे टाइम के साथ साथ इसको डिफरेंट टाइप की साइंस के साथ अटैच किया गया, तो इसे अब हम आर्ट और साइंस का ब्लेंड मानते हैं। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर देती हूँ। आर्ट में से फूड, कुकिंग, कुकिंग एक आर्ट है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की इसमें कुकिंग स्किल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के हम चीज़ों को बनाना सीखते हैं। बट जैसे जैसे ये आगे ग्रो हुआ इसको इंक्लूड कर लिया गया फूड साइंस के साथ। अब फूड साइंस क्या है, फूड साइंस के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के जो हमारे जो फंक्शन चीज़ें होती हैं, जैसे एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड है, ये क्या होते हैं, ठीक है, किस एज पे इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, तो बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर हम बेसिकली प्रोटीन को रखते हैं। प्रोटीन का वर्क क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसको ग्रो कराना, ग्रोथ होना। तो पहली बात हमें मालूम होना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हैं। तो इस साइंस के अंदर आपको मालूम होता है कि हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड का मीन्स होता है जो हमें वर्क करने के लिए एज ए फ्यूल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कार है, कोई व्हीकल है, तो उसे चलने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को भी वर्क करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। और ये फ्यूल हमें कहाँ से मिलता है, ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। तो हमें किस टाइप का फूड लेना चाहिए। एंड सेकेंड इज आपके घर में डिफरेंट टाइप के एज ग्रुप के पर्सन रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एज ग्रुप के। हर किसी पर्सन को एक जैसा फूड हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। बेसिकली ऐसा ही होता है कि हम एक बार किचन में जो भी कुक करते हैं तो हर एज ग्रुप के पर्सन के लिए वो ईजी होता है, आराम से हम उसे खाते हैं। बट ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं। जो ग्रोइंग एज की बेबी होती हैं, जो ग्रोइंग एज होती है, जो चाइल्डहुड एज होती है, हमारी टीनेजर से पहले जो एज होती है वो हमारी आती है बॉडी बिल्डिंग फूड में। इट मीन्स इसमें प्रोटीन जो डाइट होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इस टाइम पीरियड पे ज़्यादा होती है। अब हम एडल्ट एज की अगर बात ले लें तो एडल्ट एज में जो पर्सन होता है उसको बॉडी बिल्डिंग के साथ प्रोटीन डाइट के साथ हमें एनर्जी गिविंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज ये एज ऐसी होती है जिस एज में हमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी पर्सन है वो जॉब करता है बाहर, ठीक है, तो उसे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिसके लिए एनर्जी गिविंग फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ सेकंड इज ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होगा, ओल्ड एज में अगर हम देखा जाए तो हमें प्रोटेक्टिव फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बिकॉज इस समय बॉडी बिल्डिंग आई थिंक मोस्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग वर्क हो चुका होता है, कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं वर्क होता है। तो सेल्स का जो रिक्रिएशन है, फिर जो सेल्स का बनने का प्रोसेस है वो भी जो है एडल्ट और चाइल्डहुड के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोस्टली रिटायरमेंट टाइम पीरियड होता है, जो पर्सन होता है वो घर पे ही रेस्ट करता है। तो इस समय बॉडी में बट धीरे धीरे आपने देखा होगा जैसे जैसे ओल्ड एज आती है वैसे वैसे जो पर्सन होता है, जो ओल्ड पर्सन होता है, उसके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन धीरे धीरे काम करना स्लो करते हैं और बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारी डिसीज होने लगती है। तो इस समय प्रोटेक्टिव फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और प्रोटेक्टिव फूड में क्या है, हमारे सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि हमें किस पर्सन को कैसा खाना देना है, इसकी रिक्वायरमेंट की जो नॉलेज है वो आपको साइंस के अंदर मिलती है। इसे हम इसीलिए फूड के साथ यानी इसे साइंस के साथ कनेक्ट किया गया। आर्ट और साइंस दोनों को जब समय के साथ कनेक्ट करेंगे तो बीइंग ए पर्सन अगर आप कोई कुकिंग करोगे, कोई चीज़ों को बनाओगे तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टिचिंग। अब आपने सोचा होगा स्टिचिंग तो बोरिंग वर्क है, बहुत ही बोरिंग है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्न इसमें लेके आएंगे और आप देखेंगे कि इस समय ड्रेस डिजाइनिंग बहुत ही टॉप और बहुत ही ग्लैमरस जॉब मानी जाती है। तो इसके लिए आपने देखा होगा टेक्सटाइल साइंस आती है। टेक्सटाइल साइंस में क्या होता है कि आप कैसा फैब्रिक चूज़ कर रहे हो। बहुत सारे मार्केट में फैब्रिक्स हैं, इतनी सारे फैब्रिक्स हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। बट कौन सा फैब्रिक पर्टिकुलर किस ड्रेस के लिए बेटर होगा ये आपको चूज़ करना बहुत डिफिकल्ट होगा अगर आप टेक्सटाइल साइंस के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग जो जॉब है, ड्रेस डिज़ाइनर्स जो होते हैं, टेक्सटाइल की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे स्टिचिंग करनी है, कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, किस पर्सन पे, किस पर्सनालिटी पे कैसा टेक्सटाइल या कौन सा फैब्रिक हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें देखा होगा कि स्टिचिंग को हमने टेक्सटाइल साइंस के साथ जोड़ा हुआ और उस पर पूरा एक केमिकल, उसका रिएक्शन कैसा होता है, किस केमिकल के साथ कौन सा फाइबर कितना अच्छा ग्रो करता है, कैसे उसकी डाई करनी है, ये सारी चीज़ें हमको उसके अंदर स्टडी करनी होती है। नाउ हम अपने नेक्स्ट देखेंगे, हम इसी टॉपिक के अंदर ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस में हमने देखा फिजिक्स। फिजिक्स के साथ साइंस का क्या रिलेशन है, क्योंकि बिकॉज आपने देखा इन प्रेजेंट टाइम जितने भी सब्जेक्ट है वो आर्ट क्यों या साइंस क्यों, उनका आपस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोरिलेशन जरूर होता है। तो फिजिक्स है हैंडलिंग द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स।
आपने देखा डेली रूटीन लाइफ में देख लीजिए या आप कहीं बाहर वर्क करते हैं तो हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर उसे प्रॉपर्ली हैंडल करना नहीं आता होगा तो मैं कैसे मानूंगा फ़ैन है किस तरह से रोटेट करता है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपकी जो मिक्सर ग्राइंडर है उसमें कौन सा फोर्स वर्क करता है, कैसे वो वर्क करता है, इस फिजिक्स की नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं सेल्फ बिजनेस करते हैं या फिर आप किसी के अंडर में बिजनेस करते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में उनके पीछे फंक्शन करने का पर्पस कैसे होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, उसकी एफिशिएंसी के बारे में नहीं मालूम होगा तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते हो। नाउ नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से क्या वर्क है इसका, तो इसमें बेसिकली 2 एग्जाम्पल मैंने लिए। फूड कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट्स क्या मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके विटामिन है, प्रोटीन है, फाइबर है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इस सब का जो कंपोनेंट्स हैं बॉडी में जाने के बाद ये किस तरह से हमारी बॉडी के साथ वर्क करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो फंक्शन है वो आपको इसके अंदर इसी स्टडी करने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी से इसका क्या रिलेशन है, तो फंक्शंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फूड साइंस। फंक्शंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इट मीन्स जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हमारे ऑर्गन्स कैसे एक दूसरे के साथ हेल्प करके काम करते हैं, हमारा ब्रेन क्या वर्क करता है, ये सारा चीज़ें आपको स्टडी कराई जाती है। और जैसे जैसे आपकी एज ग्रो होती है, आप टीनेजर्स में आते हो, आप चाइल्डहुड से टीनेजर में आते हो कि आपकी बॉडी में कितने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हर डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का डिफरेंट टाइप का इफेक्ट होता है। तो उसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानना, ग्लैंड्स होती है डिफरेंट टाइप की, कौन सी ग्लैंड्स से किस टाइप का हार्मोन्स होता है, डिक्रीज होता है, कैसे से सेक्रेशन होता है उसका, ये सारी स्टडी आपको बॉडी स्ट्रक्चर के साइंस में बताई जाती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स में कैसे हार्मोन्स होते हैं, उनमें कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को या हम अपने इमोशंस को सोसाइटी के साथ कैसे इजी ब्लेंड कर सकते हैं, ये सारी स्टडी आपको इसके अंदर लेकर मिलेगी। नेक्स्ट है फूड साइंस। फूड साइंस में मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ क्या रिएक्शन होता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, और जब हम जैसे ही हम अपनी खाना जो होता है फूड होता है उसको जैसे ही खाते हैं उसके बाद बॉडी में जाने के बाद कौन कौन से सल्वाइवा के साथ उसका क्या फंक्शन है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जाते हैं डिफरेंट टाइप के जूसेस होते हैं जो हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं, उसके बाद लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कैसे फंक्शन करता है, इस सारा जो प्रोसेस है वो आपको इसमें इजीली बताया था। अब इससे इसका यूज़ क्या है, यूज़ ये है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए डाइट प्लान करोगे तो उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है या मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका डाइट प्लान करना होगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कि उसके पास कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता पर वो ऑल टाइम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा एक्टिव ही रहते हैं, तो उनको हमें कैसा फूड देना है। कोई पर्सन है जिसका ऑपरेशन हुआ है अभी भी या उसे पर्टिकुलर कोई डिसीज़ है तो उसको हम किस टाइप का दे सकते हैं। तो डाइट प्लान करने के लिए हमें फूड का स्ट्रक्चर और उनके साथ किस बॉडी ऑर्गन्स में जाके कैसा वो कैसे काम करते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, कौन कौन से जूसेस हैं जो खाने के डाइजेशन सिस्टम में इंक्लूड होकर काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। नाउ नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज a साइंस ऑफ मेंटल साइंस, यानी इट मीन्स आपके माइंड की साइंस है, आपकी इमोशंस की साइंस है जो आपको शो नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने कुछ कहा और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, आप एंगर हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो आप उसको आपको देख के कोई फील नहीं कर सकता, आपने अगर उसको एक्सप्रेस नहीं किया तो कोई नहीं जान सकता। या आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ, आप बहुत खुश हो गए, बहुत ही हैप्पी हो, बहुत ही खुश हो, बट आप मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे, वो चीज़ें आपकी बाहर नहीं आएंगी। आपने कई बार देखा होगा कि एक फैमिली में 2-3 बच्चे होते हैं, अगर पेरेंट्स उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे मदर फादर हमारी केयर नहीं करते, वो हमसे प्यार नहीं करते, इस तरह की फीलिंग्स मन में आती हैं कई बार। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल जो छोटे छोटे बैलेंस होते हैं, आपने देखा होगा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने आप को मिक्सअप करने लगता है, फिर जैसे वो टीनेजर्स में पहुंचता है तो अपने पेरेंट्स से थोड़ा गैप मेंटेन करने लगता है, बिकॉज उसे अपना पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप चाहिए, पेरेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करने लगता है। तो इस टाइम पे जो हमारी साइकोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, एक अच्छा साइकोलॉजिकल रिलेशन है, तो उनके बीच का जो गैप है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है और बच्चों को किसी गलत रास्ते पर जाने के लिए या किसी क्रिमिनल अटैचमेंट होने से हम बचा सकते हैं। अगर हम किसी साइकोलॉजिकल, फॉर एग्जाम्पल कोई चाइल्ड है वो सिर्फ हमेशा बुरे मार्क्स आ रहे हैं, बार बार मार्क्स खराब है, अगर आप हर समय उसे की बोलते रहोगे, नेगेटिव से देते रहोगे, नहीं आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो बच्चा है वो उसके अंदर नेगेटिव मेंटालिटी बनती जाएगी। बट अगर इसके बदले आप उसे कहोगे कि बेटा इस बात को ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको अच्छा कर सकते हो, आप
सोसाइटी कैसी है, हमारा जो लाइवरहुड है, आसपास रहने वाले लोग हैं, सराउंडिंग्स कैसी है, स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है। और आजकल आपने देखा कि बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते, तो उसकी नॉलेज पहले से दी जाती है, जिससे हमारे बच्चे किसी भी इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उससे अपने आप को सिक्योर कर सकें। नाउ नेक्स्ट है स्कोप एंड स्ट्रक्चर। इट मीन्स अब हमने जो स्टडी कर लिया है होम साइंस क्या है, व्हाट इज होम साइंस एंड पर्पस स्टडी ऑफ होम साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस, बट स्कोप क्या है, इसमें जॉब के ऑप्शंस क्या हैं, जॉब भी बहुत अच्छे ऑप्शंस इसमें रहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या, बेसिकली तीन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर जिनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन, दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, दोनों का जो रिलेशन है, जो फूड और न्यूट्रिशन का रिलेशन आपस में बहुत ही बोल्ड होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ फूड क्या है, जो भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम लिक्विड या सॉलिड में टेक करते हैं वो फूड है। और न्यूट्रिशन क्या है, जो फूड से हमें मिलने वाले जो न्यूट्रिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ठीक है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो ये चीज़ें हमें फूड से मिलती हैं, ये हमारे न्यूट्रिशन है। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ फूड। अब इसके अंदर आपको फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में आपको ये बताया था कि नेचर ऑफ फूड क्या है, मतलब जो फूड हम खा रहे हैं उसका नेचर कैसा है। इट मीन्स अगर हम स्वीट डिशेज ले रहे हैं उससे हमें कौन से न्यूट्रिशन फैक्टर मिलेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है। आप अगर जो है स्प्राउट्स खा रहे हैं तो उससे आपको क्या, आई थिंक आपको मालूम होना चाहिए स्प्राउट्स से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिल रहा है। फिर जैसे आपने ऑयली या बटर या मिल्क लिया है तो उससे आपको क्या मिल रहा है, फैट मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल या कलरफुल जो फ्रूट्स मार्केट में आती है उनसे हमें डिफरेंट टाइप के विटामिन मिलते हैं। तो जो नेचर है पर्टिकुलर किस फूड का कैसा नेचर है और किस कैसे कैटेगरी को हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी नॉलेज आपको उसके अंदर बताई जाती है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे दो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों में क्या डिफरेंट है। ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होती है, जो आपकी ग्रोइंग एज, ग्रोथ का मीन्स होता है फिजिकल ग्रो करना। इट मीन्स आपकी हाइट है, आपकी वेट है, आपकी बॉडी ऑर्गन्स जो ग्रो करती है वो किसी एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। पर डेवलपमेंट जब तक एक पर्सन की लाइफ होती है तब तो डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। तो ग्रोथ में फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो वो अपनी ही एज ग्रुप के दूसरे बच्चों से उसकी हाइट और वेट कम होगा और उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी अदर बच्चों के कंपैरिजन में स्लो होगा। सेकेंड है मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे की जो हाइट और वेट तो टाइमली ग्रो हो रही, बट वो चलना नहीं सीख पा रहा, जल्दी स्पीकिंग करना बोलना नहीं सीख पा रहा, आसपास की चीज़ें हैं उसको वो बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, कलर को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा। तो इससे क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ साथ जो न्यूट्रिशन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड डिफिशियंसी मीन्स क्या है, डिफिशियंसी मीन्स होता है किसी चीज़ की कमी होना। अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि मोस्टली जितनी भी डिसीज होती हैं उनके पीछे किसी न किसी न्यूट्रिशन फैक्टर की डिसीज ही होती है। किसी को विटामिन की डिफिशियंसी होती है, किसी को प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, किसी को विटामिन की डिफिशियंसी होती है, मिनरल्स की डिफिशियंसीज होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो स्टैमिना होता है वो भी वीक होता है। तो अब हमें इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ बताई जाएगी सब्जेक्ट के अंदर कि जैसे प्रोटीन की डिफिशियंसी है उससे कौन सी डिसीज हमें हो रही है, और अगर हो रही है वैसी डिसीज तो हम उसे मेडिसिन के अलावा, मेडिसिन तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको, बट मेडिसिन के अलावा हमारा फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कैसे उस डिफिशियंसी को उस फूड के थ्रू रिमूव कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको मालूम होना चाहिए अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज हो रही है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, तो उसमें हमें आयरन रिच फूड लेना है। आपको पता होना चाहिए आयरन रिच फूड कैसे होती है, किस फूड में हमें आयरन रिच फूड मिलता है। तो ये हमें नेचर ऑफ फूड के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। फिर अगर हमें विटामिन की डिफिशियंसी हो रही है, पर्टिकुलर कोई विटामिन हमारी बॉडी में शॉर्ट हो रहा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ डिसीज हो रही है, तो उसके लिए आप इस टाइप का फूड लोगे तो ये एक तरीके से मेडिसिन को हेल्प करता है उसे जल्दी रिमूव करने में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायोकेमिकल चेंजेस दैट फूड अंडरगोज इन द बॉडी। बायोकेमिकल चेंजेस पहले भी मैंने डिफाइन किया है कि जैसे ही जो हमारा फूड है हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारे टाइम में जैसे ही जाता है वैसे ही आपने देखा कि सल्वाइवा जो होती है वो धीरे क्रिएशन होना शुरू होता है, सेक्रेशन यानी सल्वाइवा निकलने लगती है, जिसके साथ वो जो फूड है डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है। फिर हमारे नेक से होते हैं तो धीरे धीरे वो स्टमक तक जाता है और स्टमक में भी डिफरेंट टाइप के जूसेस होते हैं वो सेक्रेट होते हैं। फिर उसके बाद वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे जो फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे मिनरल्स हैं और डाइट है वो निकलना शुरू होते हैं। उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं एज ए वेस्ट मटेरियल वो बाहर हो जाता है। तो ये चीज़ है कि किस बॉडी पार्ट
changes that food undergoes in the body. Now next important topic is human development. आप इसको थोड़ा सा डिफाइन अलग से देखिए। ह्यूमन मीन्स इंसान के ऊपर हम, और आप डेवलपमेंट मीन्स उनका डेवलपमेंट होना, उनमें चेंजेस होना, आगे ग्रो करना। तो स्टडी अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एज। एज आपने देखा कि हमारी जो एक कॉमन पर्सन की जो एज है वो 100 ईयर मानी जाती है, उसको हम स्टडी के लिए हम डिफरेंट टाइप के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो किस एज में कौन सा डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसे ग्रो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब चाइल्डहुड होता है तो चाइल्डहुड में हमें प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉडी का डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रहा होता है, ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रही होती है। साथ साथ हमें एनर्जी गिविंग फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी गिविंग से ज़्यादा बच्चे हर समय एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एनर्जी गिविंग फूड भी उनकी बॉडी जो आपका जो भी उनको डाइट दे रहे हो उसमें इंक्लूड करेंगे। फिर जैसे जैसे वो टीनेजर्स में जाते हैं तो आपने देखा वो टीनेज में आते आते डिफरेंट टाइप के हार्मोनल सेक्रेशन होने लगते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो है सेक्रेट होती है बॉडी में, जिसकी वजह से आपको ये समझना है कि पर्टिकुलर किस हार्मोन से कौन सा चेंजेस बॉडी में हो रहा है। या आपने देखा होगा कि इन हार्मोनल चेंजेस का इफेक्ट बच्चे के जो पर्टिकुलर टीनेजर हैं उनके साइकोलॉजिकल में भी पड़ता है, उनकी बॉडी पार्ट्स में चेंजेस होने लगते हैं, वो ग्रो करने लगते हैं और अपने आप को सोसाइटी के साथ, अपने जो पीयर ग्रुप है, अपनी जो फैमिली है, अपनी जो सराउंडिंग्स है, उनके साथ सेट होने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइम पे ये चीज़ जानना कि कैसे उनको हैंडल करना है। फिर जैसे जैसे आप देखिए एडल्ट एज आती है, बहुत मैच्योर एज मानी जाती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज मानी जाती है, फैमिली का बर्डन इस टाइम पे होता है। तो कैसे कोई पर्सन अपने आप को स्ट्रेस से, इस जो स्ट्रेसफुल लाइफ है इसमें कैसे खुद को मैनेज कर सकता है, ये चीज़ें आपको स्टडी करनी होती है कि किस एज ग्रुप में क्या होता है। फिर ओल्ड एज काफ़ी ज़्यादा मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे पर्सन फ्री हो चुका होता है, बट साथ साथ उसे एक तरीके का हेल्थी एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। अकेला बनने से आप देखो बहुत बार क्या होता है, ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उन्हें ओल्ड एज होम भेज देते हैं, लोग भेज देते हैं, या फिर घर में वो अकेले होते हैं तो उन्हें एक रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, साथ में एक अच्छे एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ उन्हें प्रोडक्टिव फूड भी प्रॉपरली मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, जब किसी टू पर्सन के बीच में, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम, कोई भी मैसेज है, कोई भी बात है, उसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, तो ये हो गया कम्युनिकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन एक अलग पार्ट है, साइंस का काफ़ी डिफरेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है, एजुकेट रूरल मास। इसमें रूरल मास होते हैं जो ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी चाइल्डहुड की ड्यूरेशन में स्टडी नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी रीज़न से उनकी जो स्टडी होती है वो नहीं हो पाती है, तो इसमें क्या होता है, नाइट स्कूल चलाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन जो फार्मर हैं, खेतों में काम करते हैं या किसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू, या बहुत सारी जो है NGOs होते हैं इस वे में काम करते हैं, जिसमें नाइट स्कूल चलाया जाता है, रात में उन्हें पढ़ाया जाता है। तो एक तरीके से इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, इसके लिए किसी स्कूल में एनरोल होने की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट आपको एजुकेट लिखना पढ़ना एटलीस्ट यहाँ पर सिखाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टेक्निकल एजुकेशन का, जैसे कंप्यूटर चलाना है, वीविंग करना, कारपेट बनाना, ठीक है, पैकिंग करना, इस टाइप की चीज़ें उनको सिखाया जाती है, जिससे वो अपनी जो लाइफ है उसको ईजी करो चला सकें और डिफरेंट टाइप की जो वेजेस हैं, डिफरेंट टाइप की जॉब्स है उसको पा सकें। फिर नेक्स्ट आया रिसोर्स मैनेजमेंट। बॉडी में हमारे रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स वो चीज़ होती है कि किसी काम को करने के लिए जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है वो रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बोर्ड पे राइट करने के लिए बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी और एक चॉक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये रिसोर्स है, और यहाँ मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ तो मैं ह्यूमन रिसोर्स हूँ। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्स यानी किसी काम, किसी भी वर्क को करने के लिए जो भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है वो आती है सारी रिसोर्स है। अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट मीन्स जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना कि कौन से हम रिसोर्स यूज़ करके हम आउटपुट अच्छा पा सकें, इनपुट कम यूज़ करके हम आउटपुट अच्छा ले सकें, इसे बोलते हैं रिसोर्स, ठीक है, मैनेजमेंट। तो बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल, क्योंकि हमें क्लियर हुआ है बेस्ट यूज़ यानी इसका बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल मटेरियल, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसका बेस्ट यूज़ करना, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अपना बिल्डिंग बनवानी है या कोई वर्क कराना, उसके लिए आपको क्या जो लेबर है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपने सारा मटेरियल, ब्रिक्स है, सीमेंट है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट आपके पास अगर लेबर नहीं है तो वो काम को कोई पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो जो ह्यूमन रिसोर्स हैं और जो रिसोर्स हैं, जो हमें जिस चीज़ को करने के लिए जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों की ब्लेंडिंग को एक होते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये एक डिफरेंट टाइप का स्कोप है। आपने देखा होगा इस स्कोप की रिक्वायरमेंट, आपने देखा होगा कि अगर आप MBA कर रहे हो तो भी आप इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आपके कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम अगर आप ले रहे हो तो
बिकॉज विदाउट मैनेजमेंट के कोई भी काम सक्सेसफुली पॉसिबल नहीं है। तो नाउ नेक्स्ट इज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कैरियर ऑप्शन। अब सब कुछ तो स्टडी कर लिया क्या होता है कैसे होता है, पर इसमें क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, आप कौन कौन से जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको हम लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा ऑप्शन है। बट जो मोस्ट बेस्ट ऑप्शंस हैं वो इसमें मैं आपको बता दूँ। तो फर्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी मार्केट में जाके जो आपका प्रोडक्ट है, अगर आप पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो क्या अगर आप डोर टू डोर जाते हो, बाकी पर्सन को जो है समझाते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटीज़ है, कैसे इसको हमें यूज़ करना है, तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर। मोस्टली सारे हॉस्पिटल में एक जॉब होती है चाइल्ड केयर की, वहाँ पे बच्चों के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं कि उन्हें कैसे डाइट देना है, उन्हें कैसे केयर करना है, तो हर हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में, हर हेल्थ केयर सेंटर में इसकी एक जॉब जो है होती है। नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट। अलग से आप इसका कोर्स करते हो, बट इसके थ्रू आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हो और काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, काफ़ी ग्लैमरस भी माना जाता है, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। फिर नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। इट मीन्स जो भी फूड होता है उसको हम लॉन्ग टाइम तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉस है, जेली है, या आप बस यूज़ करते हो, आप पैकेजिंग वाला फूड खाते हो, सारे लोग यूज़ करते हैं, तो कैसे उस फूड को हम लॉन्ग टाइम में प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। वैसे उस एरिया में आपके बहुत सारे जॉब ऑप्शन है। इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन मीन्स पर्टिकुलर किसी घर को या किसी होटल को कैसे डिज़ाइन करना है। और आप अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आपने इंटरनेट कभी यूज़ किया होगा या सुना होगा, तो काफ़ी इस समय पॉपुलर जॉब है, इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी, बहुत ज़्यादा मनी की भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इंटीरियर डेकोरेशन किसी फैशन डिजाइनर है कि मुझे बताना नहीं पड़ेगा, फैशन डिजाइन के बारे में सब जानते होंगे कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कैसा फैब्रिक यूज़ करना है, उसके ऊपर कैसे ड्रेस सूट करें, किस ओकेजन के अकॉर्डिंग करना है। तो आपने बुटीक वगैरह के बारे में सुना होगा, बहुत सारे पॉपुलर फैशन डिजाइनर हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड, तो आपको मालूम है ये काफ़ी वेल नोन है। पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या है, जैसे आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है पब्लिक से रिलेशन मेंटेन करना। कैसे हम उनको अपनी तरफ करें कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करें या हमारे बैंक में वो इन्वेस्ट करें, तो एक रिलेशन कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आप 9th to 12th क्लास स्कूल्स में और कॉलेजेस में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है साइंस टीचर्स की। फिर आएंगे ड्रेस डिजाइनर्स। ड्रेस डिजाइनर्स क्या होती है, आई थिंक यू नो ड्रेस डिजाइनर क्या होती है, कैसे ड्रेस को डिजाइन